हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं थर्मल पावर प्लांट का मेन इक्विपमेंट एचपी हीटर। क्योंकि थर्मल पावर प्लांट में हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट का रोल बहुत ही अहम होता है, जो बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, थर्मल पावर प्लांट का रिलायबिलिटी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बहुत ही मायने रखता है। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे एचपी हीटर के बारे में, उसका पर्पज क्या है, रैंकाइन साइकिल में कैसे वर्क करता है, रैंकाइन साइकिल के साथ में उसका प्रोसेस डिस्क्राइब करेंगे, फ्लो डायग्राम के साथ में बताएंगे उसका एक एक एसोसिएटेड पार्ट कौन कौन सा यूज हुआ है, सेफ्टी डिवाइसेस कौन कौन से लगे हैं, कैसे बाईपास अरेंजमेंट लगा है, कौन कौन से डिवाइसेस लगे रहते हैं, सारा डिटेल आपको बताएंगे। उसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में बताएंगे, कैसे हीट ट्रांसफर एक्ट करता है, कौन कौन सा जोन होता है, एचपी हीटर का डिजाइन फीचर्स बताएंगे और हाउ टू कैलकुलेट द परफॉर्मेंस ऑफ एचपी हीटर, कैसे परफॉर्मेंस उसका चेक किया जाता है, इसके बारे में दोस्त बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। Feed water HP heater. A feed water HP heater is a power plant component used to preheat water delivered to the steam generating boiler. तो बॉयलर से भेजने से पहले जो वाटर बॉयलर में भेजा जाता है वो पहले ही प्रीहीट कर लिया जाता है। इन ए स्टीम पावर प्लांट यूजली मॉडल्ड एज ए रैंकाइन साइकिल, फीड वाटर एचपी हीटर अलाउ द फीड वाटर टू ब्रॉट अप टू द सेचुरेशन टेम्परेचर वेरी ग्रेजुअली। तो बॉयलर के अंदर में वाटर सेचुरेशन अवस्था में चला जाए, जितना जल्दी से जल्दी वो एचपी हीटर के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। पर्पज ऑफ फीड वाटर एचपी हीटर, इट provide efficiency gain in the steam cycle by increasing the initial water temperature to the boiler. There is a less sensible heating addition which must occur in the boiler. It provides efficiency gains by reducing the heat rejected in the condenser and they minimize thermal effect in the boiler. Steam is extracted from selected stage in the turbine to cell and tube heat exchanger or to open feed water heaters where the steam and feed water are in direct contact. तो रैंकाइन साइकिल में 1 से 2 कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप द्वारा वर्क किया जाता है। आप देख सकते हैं 1 से 2 के बीच में पंप द्वारा वर्क किया जा रहा है। 2 से 3 इजेक्टर सरफेस कंडेंसर, 2 से 3 के द्वारा वाटर का टेम्परेचर फर्दर करीब 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लिया जाता है। 3 to 4 ग्लैंड स्टीम कंडेंसर, जो टरबाइन से ग्लैंड स्टीम वेस्टेज ना जाए उसको भी यूज किया जाता है। और 3 से 4 के बीच में रैंकाइन साइकिल में आप देख सकते हैं 4 to 5 ELP हीटिंग होती है। फर्दर वाटर का टेम्परेचर ELP हीटर के द्वारा बढ़ाया जाता है, वहां भी टरबाइन के द्वारा ही स्टीम को लिया जाता है। 5 to 6 डीएरेटर में अगेन वाटर की प्री हीटिंग की जाती है 5 to 6 के बीच में। 6 to 7 बॉयलर फीड पंप द्वारा वर्क डन किया जाता है। 6 to 7 के द्वारा बॉयलर फीड पंप में वर्क डन किया जाता है। 7 to 8 एचपी हीटिंग, 7 to 8 में अगेन एचपी हीटिंग होती है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं कि फीड वाटर एचपी हीटर के बारे में। तो यहाँ पर भी टरबाइन के द्वारा ही ब्लीड करके स्टीम को लिया जाता है और एचपी हीटर में जो बॉयलर फीड करने से पहले ही वाटर का टेम्परेचर प्रीहीट कर लिया जाता है, जिससे कि सेचुरेशन टेम्परेचर जल्दी से जल्दी आ सके। 8 to 9 इकोनोमाइजर में जाता है, फर्दर वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है, वहाँ पर सेंसिबल हीटिंग होती है, फेज चेंज नहीं होता है और टेम्परेचर करीब 256 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 9 to 10 के बीच में बॉयलर में प्राइमरी सुपर हीटिंग, सेकेंडरी सुपर हीटिंग, फिर इनवेट सुपर हीटिंग के द्वारा वाटर सेचुरेटेड वेपर फॉर्म में पहुंच जाता है। और 10 to 11 के बीच में टरबाइन द्वारा वर्क डन किया जाता है। 11 to 1 के बीच में कंडेंसिंग होती है, फर्दर लैटेंट हीटिंग यहाँ पर होती है, जो वेपर है वो कन्वर्ट होके लिक्विड के रूप में अगेन प्राप्त होता है और ये साइकिल चलता रहता है। फ्लो डायग्राम ऑफ एचपी हीटर। तो एचपी हीटर के सर्किट में कौन कौन सा इक्विपमेंट आता है? तो सबसे पहले डेरिएटर में एयर कूल कंडेंसर के द्वारा वाटर को डेरिएटर में भेजा जाता है और डेरिएटर में अगेन वाटर को प्रीहीट किया जाता है, जो कि स्टीम टरबाइन के द्वारा ही ब्लीड करके लिया जाता है। और डेरिएटर में करीब
150 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ा लिया जाता है। यहाँ पर जो भी हार्मफुल गैसेज, डिजॉल्व गैसेज है, O2 जो CO2 जो फर्दर सर्किट में कोरोजन क्रिएट करेगा, उसको यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है। फिर डेरिएटर से डिस्चार्ज होकर वाटर कोनिकल स्टेशन से होता हुआ बॉयलर फीड पंप में आता है। बॉयलर फीड पंप से अगेन ऑटोमेटिक रिसर्कुलेशन वाल्व से होता हुआ वाटर HP हीटर में जाता है। ऑटोमेटेड रिसर्कुलेशन वाल्व में एक पाइपलाइन कनेक्ट रहता है डीएरेटर से, जो कि पंप की सेफ्टी के लिए होता है। दूसरा है बैलेंसिंग लाइन, जो कि इम्पेलर डिफ्यूजर का जब ऑपरेशन होता है तो उसमें जो रिजल्टेंट रिएक्टिव फोर्स है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बैलेंसिंग लाइन का पाइपलाइन भी डीएरेटर से कनेक्ट रहता है। HP हीटर में जाने से पहले एक बाईपास अरेंजमेंट भी है। अगर हमको HP हीटर बाईपास करना है सर्किट में, तो यहाँ से वाटर बाईपास करके अगेन वाटर इकोनोमाइजर में जाता है। तो वाटर बॉटम से एंट्री करता है, HP हीटर में जाता है। इसके अंदर में ट्यूब्स हैं, बफल हैं, यहाँ से होता हुआ वाटर बहुत सारे ट्यूब्स में एंट्री करता है। ट्यूब्स आप देख सकते हैं फोटोग्राफ्स में। तो ट्यूब्स में एंट्री करके वाटर अगेन आउटलेट में जाता है। टॉप से स्टीम भेजा जाता है HP हीटर में, जो कि स्टीम टरबाइन के द्वारा ही ब्लीड करके ली जाती है, जिसका टेम्परेचर है 321.6 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर करीब 17.7 ATA तक रहता है। यहाँ पर इनलेट में QC NRB लगा रहता है, क्विक नॉन रिटर्न वाल्व और NRB, जिसके द्वारा अगर HP हीटर में कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, कुछ वाटर लीकेजेस होता है, क्योंकि जो प्रेशर है, वाटर का प्रेशर यहाँ पर 142 ATA तक रहता है और स्टीम का प्रेशर 17.7 ATA। तो मतलब स्टीम का प्रेशर बहुत ही कम रहता है अगर कंपैरिजन करते हैं वाटर के प्रेशर से। तो अगर पाइपलाइन में कुछ भी डैमेजेस होते हैं, कुछ भी लीकेजेस होते हैं, तो ये पूरा HP हीटर सडन भर जाएगा। भरने के बाद में बैक प्रेशर बहुत तेजी से आके अगेन टरबाइन को इफेक्ट डाल सकता है। यहाँ पर इसीलिए QC NRB लगाते हैं, जिससे इमीडिएट शट ऑफ काम कर जाए, जिसके द्वारा वाटर टरबाइन तक ना पहुंच सके। इसके बाद स्टीम और वाटर के ट्यूब में आपस में हीट ट्रांसफर होता है, जो वाटर का टेम्परेचर है बढ़ जाता है और अगेन कंडेंसेट होके नॉर्मल ड्रेन में चला जाता है डीएरेटर में। HP हीटर में जो इमरजेंसी ड्रेन है वो फ्लक्स टैंक में कनेक्ट होता है। यहाँ पर RTD लगी हुई है, जिसका रेंज है 0 to 400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर गेट साइड पे लगा रहता है, टेम्परेचर पता चलता रहता है कितना आउटलेट में टेम्परेचर है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा है, कितने तेजी से जो HP हीटर का इमरजेंसी ड्रेन है ऑपरेट हो। HP हीटर बेंट ही लगा रहता है, वो डीएरेटर से कनेक्ट होता है। अगर कुछ भी हार्मफुल गैसेस HP हीटर में ड्यूरिंग हीट ट्रांसफर पैदा होते हैं, वो भी डीएरेटर में चला जाएगा। तो स्टीम आउटलेट में आप देख सकते हैं RTD भी है, टेम्परेचर गेज भी साइड पे लगा रहता है। RTD के द्वारा CCR में इंडिकेशन जाता रहता है। टेम्परेचर गेज से साइड पे पता चलता रहता है कि स्टीम का आउटलेट टेम्परेचर क्या है। स्टीम का इनलेट टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इनलेट पे टेम्परेचर गेज लगा रहता है। इनसाइड बॉडी में कितना टेम्परेचर है और प्रेशर है वो भी पता चलता रहता है। सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। अगर 21 kg/cm² से अगर ज़्यादा प्रेशर HP हीटर के केसिंग के अंदर में होता है, इमीडिएट सेफ्टी वाल्व ऑपरेट हो जाएगा और लेवल सेंसर लगा रहता है। बॉटम से वाटर इन करता है HP हीटर के ट्यूब्स में और ट्यूब से होता हुआ वाटर जाता है आउटलेट में। स्टीम टॉप से फीड कर जाती है। तो यहाँ पर 3 जोन है, डी सुपर हीटिंग जोन, कंडेंसिंग जोन और कूलिंग जोन। तो जो प्रोसेस है डी सुपर हीटिंग जोन में, इट कूल्स द सुपर हीटेड स्टीम टू द पॉइंट दैट द स्टीम इज सैचुरेटेड। तो स्टीम जैसे ही एंट्री करता है HP हीटर के केसिंग के अंदर में, जो ट्यूब्स में वाटर का सर्कुलेशन चल रहा है उसके बाहरी सरफेस से स्टीम कांटेक्ट में आएगा और जो स्टीम का टेम्परेचर है और जो वाटर का लो टेम्परेचर है आपस में हीट ट्रांसफर करेगा और यहाँ पर डी सुपर हीटिंग जोन कहलाता है, जहां पर सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर होता है। बीच में बफल्स लगे हैं। बफल्स का काम रहता है जो ट्यूब्स को होल्ड करके रखता है, इसके अंदर में वाइब्रेशन क्रिएट होने से बचाता है और प्लस स्टीम को डायरेक्शन देता है कि 1 जोन से लेके 2nd जोन में जाए, प्लस जो स्टीम का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर थ्रू आउट एरिया में हो। मतलब ऐसा एरिया ना बचे जहां पर स्टीम ना जा रहा हो, जहां पर हीट ट्रांसफर ना हो ट्यूब के साथ में। इसके बाद कंडेंसिंग जोन में जाता है, जो स्टीम का टेम्परेचर ड्रॉप होता है सर्टेन इंटरवल के बाद में, सर्टेन डिस्टेंस के बाद में, जो कि कंडेंसिंग जोन है। जो स्टीम है वो कन्वर्ट होके वाटर के रूप में कन्वर्ट होता रहता है। तो कंडेंसिंग जोन में इट एक्सट्रैक्ट द लेटेंट हीट
from the steam water mixture to preheat the boiler feed water passing through the tube side। तो यहाँ पर latent heating होती है, मतलब steam convert हो रहा है लिक्विड के रूप में। फिर कंडेंसिंग के जोन के बाद आता है कूलिंग जोन। टोटल जो कंडेंस हुआ लिक्विड है फर्दर कूल होता है, क्योंकि जो वाटर का इनलेट टेम्परेचर है वो करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक का रहता है। तो यहाँ कूलिंग जोन में जो आउटलेट टेम्परेचर है वो करीब 160-170 डिग्री तक रहता है, और जो टोटल इनलेट टेम्परेचर का स्टीम का 321। तो फर्दर इस पूरे एचपी हीटर में जो वाटर का इनलेट टेम्परेचर है वो करीब 50 से लेके 55 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। तो इनलेट टेम्परेचर करीब मान लीजिए 150 डिग्री सेल्सियस है, तो आउटलेट टेम्परेचर करीब 200 तक प्राप्त हो जाता है। तो सेल के अंदर में देख सकते हैं ये ट्यूब बंडल्स हैं, ये बाहरी सेल है, यहाँ पर लेवल सेंसर लगा हुआ है, ये हाई लेवल, लो लेवल। अगर हाई लेवल आ गया तो इमीडिएट इमरजेंसी ड्रेन ऑपरेट हो जाएगा और यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा। एक सर्टेन लो लेवल होता है जहाँ पर कूलिंग जोन एक्ट करता रहता है, और नॉर्मल ड्रेन डीरेटर को जाता रहा, तो एचपी वेंट भी इसी से कनेक्ट रहता है जो कि डीरेटर से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो हीट एक्सचेंजर है उसका सरफेस एरिया है 118 मीटर स्क्वायर, जो इसका टोटल वेट है करीब 8.1 मीट्रिक टन, और डिजाइन प्रेशर है 21 एंड 17। 21 मतलब केसिंग साइड, और 170 मींस जो ट्यूब है, क्योंकि ट्यूब में ऑलरेडी बॉयलर फीड पंप से जो वाटर प्रेशर है वो करीब 142 तक रहता है। Design feature of high pressure heater. Design feature ensure high reliability and availability associated with long-term life and low maintenance. Independent de-superheating zone closure होना चाहिए। Waffle configuration and spacing based on conservation mass and linear velocity criteria होना चाहिए। Fully enclosed self-venting drain subcooling zone, liberal subcooling zone, entrance areas to permit low approach velocities which prevent flushing of saturated drains, internal centrally located venting arrangement to provide mean of continuously venting condensing zone, channel cover configurations for all nozzle layouts, stainless steel impingement plates, जिससे कि मिनिमम टू मिनिमम कोर्जन रेट घटाया जा सके। फीड वाटर हीटर परफॉर्मेंस। तो फीड वाटर हीटर परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए दो मेजर्स हैं यहाँ पर। पहला है टर्मिनल टेम्परेचर डिफरेंस। इट मेजर्स ऑफ हाउ क्लोज द आउटलेट फीड वाटर टेम्परेचर इज टू द फीड वाटर हीटर सेचुरेशन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जो है सेचुरेशन माइनस फीड वाटर आउटलेट टेम्परेचर। द इम्पैक्ट ऑफ 1 फ़ारेनहाइट मीन्स 0.56 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन द TTD terminal temperature difference of the top heater is approximately ये 0.016% इंक्रीज इन हीट रेट। अगर TTD में 1 फ़ारेनहाइट का इंक्रीज होता है तो मान के चलिए कि जो बॉयलर में हीट रेट है वो 0.016% तक इंक्रीज होता है। तो टेम्परेचर को जितना ज्यादा प्रीहीट कर लिया जाता है उतना बेटर परफॉर्मेंस बॉयलर में प्राप्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं जो वाटर का आउटलेट टेम्परेचर जो इकोनोमाइजर को जा रहा है, और जो वाटर का सेचुरेशन टेम्परेचर है, जो सेचुरेशन टेम्परेचर माइनस वाटर आउटलेट टेम्परेचर। सेकेंड मेजर जो है ड्रेन कूलर अप्रोच है। इट ए मेजर ऑफ हाउ क्लोज द हीटर ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर इज टू द फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर। तो जो वाटर इनलेट टेम्परेचर माइनस नॉर्मल ड्रेन टेम्परेचर अगर आपस में माइनस किया जाता है तो मिनिमम टू मिनिमम टेम्परेचर आना चाहिए 1 या 2 डिग्री 3 डिग्री। तो जैसे जैसे जितना टेम्परेचर हमको कम मिलेगा एचपी हीटर का परफॉर्मेंस बढ़िया आएगा। इफ देयर इज ए 1 फ़ारेनहाइट 0.56 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन DCA ड्रेन कूलर अप्रोच, the corresponding increase in heat rate is 0.005%। अगर ड्रेन आउटलेट टेम्परेचर माइनस फीड वाटर इनलेट टेम्परेचर का वैल्यू जो रिकमेंडेड है, जो जनरली आ रहा है ऑपरेशन के दौरान, उससे सडन अगर 1 फ़ारेनहाइट भी इंक्रीज कर गया जब प्लांट फुल इफिशियंसी में चल रहा है तो मान के चलिए जो हीट रेट है 0.005% तक बढ़ जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हुई होगी एचपी हीटर के बारे में। अगर आपको आज हमारा वीडियो
पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा, आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।